नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग 1 मिनट रुक जाइए। आइए आज हम लोग ये एरंड तेल वाला एरंड वनस्पति का आयुर्वेदिक चिकित्सा में उपयोगिता यह विषय पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग कैस्टर का प्रयोग जरूर करते हैं प्रैक्टिस में, तो आम बात के लिए तो बहुत ही अच्छा है और अनुलोमन अच्छा करता है, स्निग्ध विरेचन भी करता है। तो मैं पीपीटी दिखा के आप लोगों को कैस्टर या जो हमारा एरंड होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग भी जो जो चिकित्सक लोग हैं, विद्वान चिकित्सक लोग हैं, भारत को आप पे नाज है, तो आप लोग भी अपना अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर जरूर करिएगा कि सब लोग जानना चाहते हैं। और यहाँ पर जितने भी विद्वान चिकित्सक लोग हैं गंधर्व हरिष्टि का प्रयोग करते हैं, गंधर्व हस्त आदि तेल ये सब प्रयोग करते हैं। गंधर्व हस्त आदि चूर्ण का भी प्रयोग करते हैं, वटी का भी, गंधर्व हस्त की वटी का भी प्रयोग करते हैं। तो ये कैस्टर क्या होता है, इसका कैसे उपयोग होता है, रस वीर्य विपाक क्या है, ये हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। एरंड अगर हम लोग देखें तो इसका नाम एरंड क्यों पड़ा है, तो ये बताया कि इरयति वायु इरागतो, मतलब जो वायु का शमन करती है उसको हम एरंड बोलते हैं। और एरंड जो है वो 2 तरह का होता है। एक सफेद एरंड होता है जिसको हम शुक्ल एरंड बोलते हैं, और एक लाल एरंड होता है जिसको हम रक्त एरंड बोलते हैं। तो एरंड के बारे में क्या बताया है, और भाव प्रकाश निघंटु अगर हम लोग देखते हैं तो यह गुणुच्चादि वर्ग के अंतर्गत एरंड के बारे में चर्चा किया गया है। भाव प्रकाश निघंटु अगर हम लोग देखें जो द्रव्य गुण का सबसे अच्छा और मतलब ऑथेंटिक पुस्तक है, जो इजी भी है और सब वनस्पतियों के बारे में बताता है आयुर्वेद में, तो इन्होंने क्या बताया कि शुक्ल एरंड आमंडाश चित्रो गंधर्व हस्त का पंचांगुलो वर्धमानु दीर्घ दंडो व्यहरंबकः वातारी तरुणश्चापि रूपकश्च निगद्यते रक्तोपरो रूपकः स्यादुरूपको रूपस्तथा व्याघ्रपुच्छ च वातारिश चंचुरुत्तानपत्रकः एरण्य युग्मं मधुरुष्णम गुरु विनाशयेत् शूल शोथ कटी बस्ती शीरा पेटो पीड़ोदर ज्वरान ब्रग्न श्वास कपानाह काश पुष्टाम मारुतान। मतलब सफेद एरंड जो है उसके सिनोनिम्स बताए हैं। सिनोनिम्स मतलब पर्याय नाम। तो क्या बताया, शुक्ल एरंड, आमंड, चित्र, गंधर्व हस्तक, पंचांगुल, वर्धमान, दीर्घदंड, व्यड़बंगक, व्यड़म्बक, वातारी, तरुण और रुबुक, ये सफेद एरंड के नाम है। और रक्त एरंड के नाम है रक्तारंड, रुबुक, उरुबुक, रबुक, व्याघ्रपुच्छ, वातारी, चंचू, उत्तान पत्रक, ये लाल एरंड के नाम है। तो दोनों एरंड जो होते हैं, जो भारत में पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, ये मधुर रस युक्त रहते हैं, उष्ण वीर्य होते हैं और गुरु होते हैं। ये दोनों एरंड जो होते हैं वह स्थूल को दूर करते हैं। कहीं पर भी वेदना हो रही है, पेन हो रहा है, तो ये पेन किलर होते हैं। शोथ को कम करते हैं, स्वेलिंग को कम करते हैं। कटी, बस्ती और सिर की पीड़ा, उदर रोग, ज्वर, भ्रग्न मतलब जो वृद्धि रोग रहता है, हाइड्रोसिल वगैरह, उसी तरह से श्वास व्याधि, कफ, अनाह, खांसी, कुष्ठ और आमवात, इन सभी रोगों को दूर करते हैं। अगर हम एरंड के पत्ते देखें तो वातनाशक है, कफ, कृमि और मूत्र कृच्छता को दूर करते हैं। पित्त और रक्त को, अगर ज्यादा मात्रा में पत्तों का प्रयोग किया जाए
इंटरनली स्वरस में, तो पित्त और रक्त को कुपित भी करते हैं। कोमल पत्ते जो होते हैं वह बस्ती शूल को ठीक करते हैं, गुल्म को ठीक करते हैं, अग्रभाग पत्तों का जो आगे का भाग है वो। और एरंड के जो फल होते हैं वह अत्यंत उष्ण गुल्म शूल वायु यकृत प्लीहा उदर और बवासीर को दूर करते हैं। कटु रसयुक्त और अत्यंत अग्नि दीपक होते हैं। फल की मिंगी जो होती है वो फलों के समान होती है, मल का भेदन करने वाली होती है, स्वाद कफ उदर संबंधी रोगों को दूर करती है। लेकिन जो एरंड के बीज होते हैं उसका जो ऊपर का जो छिलका होता है ना वो विष वाला होता है, मतलब वो लेने से बहुत सारा बीमारियां हो जाती है। अंदर का जो है वो छिलका निकाल के बीज का हम तेल लेते हैं, वह सबसे अच्छा है, बात का फराणम श्रेष्ठ और अनुलोमन करती है। लेकिन छिलका का प्रयोग, बीज के छिलका का प्रयोग नहीं करना चाहिए कभी भी, वो विष होता है, जहर होता है। उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो हिंदी में इसको अरंड, एरंड, एरंडी, रेंडी ऐसे बोला जाता है। और इसका लैटिन नेम जो है रिसिनस कम्युनिस ऐसे बोला जाता है। प्रायः सभी प्रांतों में एरंड की खेती की जाती है। खासकर गुजरात एरिया में आप लोग जाएंगे, सौराष्ट्र में, तो इतने एकड़ एकड़ लोग ना किसान खेती करते हैं। जो स्पेशल धान चावल की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, बाजरा की होती है, वैसे एरंड की खेती की जाती है। और उसमें मुनाफा भी होता है। ये मैदानी क्षेत्र में सड़कों के किनारे तो पाई जाती है, हाईवे की साइड में पाई जाती है, और पहाड़ियों की खाली भूमि में उत्पन्न हुआ होता है। लेकिन खेती कमर्शियल यूज भी इसका बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये मेडिसिनल पर्पज के लिए इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। इसका शुभ मिलता है, 1 साल का होता है, ऊंचा चिकना और शोध लिप्त रहता है। कभी कभी ये झाड़ीदार या छोटे वृक्ष सदृश भी हो जाता है। इसके पत्ते जो होते हैं एकांतर, चौड़े, खंडित, सात या अधिक या पत्रदट आरावत दुंदुर होता है। फूल आते हैं तो द्विलिंगी, मतलब मेल और फीमेल ऐसे आते हैं। इसके द्विलिंगी होते हैं, सवृंत होते हैं, कांडक पुष्प व्यूह से में आते हैं। और पुंभ बीज पुष्प व्यूह के ऊपर भाग में रहते हैं, स्त्री बीज स्त्री पुष्प नीचे के भाग में रहता है। इसका फल जो होता है गोल गोल सघन और गुच्छे गुबुदार रहते हैं, और उस पर मुलायम मुलायम कांटे से होते हैं, जैसे आप लोग को दिख रहा है, कांटे जैसे होते हैं। फल पकने पर धूप की गर्मी से फट जाते हैं और बीज भूमि पर गिर पड़ते हैं। उसमें गुच्छों को तोड़कर संग्रह किया जाता है। प्रत्येक फल में 3-3 बीज होते हैं। आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक फल में 3-3 बीज ऐसे दिखाई देते हैं। और ये इतनी दिव्य वनस्पति है, इतनी दिव्य वनस्पति है, इसको इनफर्टिलिटी में भी यूज करते हैं। को अगर प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी कराना होता है तो मॉडर्न गायनेकोलॉजिस्ट भी इसको पिला देते हैं, तो अच्छे से सुखपूर्वक डिलीवरी हो जाता है। हम अभी गुणकर्मों पे बात करने वाले हैं। उसी तरह से बीज जो होते हैं गोल आयतकार होते हैं, कुछ चपटे होते हैं, 4 से 12 मिलीमीटर लंबे होते हैं। और एरंड का प्रयोग जो है हमारे भारत में प्राचीन काल से होता आया है। इसकी इतनी अधिक खेती होती है कि इससे तेल और बीजों का बहुत मात्रा में निर्यात भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है। और अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग को तो इसका प्रयोग करना ही चाहिए। जब भी हमारे पास लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के या पेन के पेशेंट आते हैं, कमर दर्द, साइटिका का पेन, तो अगर शुंठी के साथ दे दिया जाए तो पेन रिलीफ हो जाता है। जो मूड वायु है, अटका हुआ वायु है, वो निकल जाता है। इनफर्टिलिटी तो मैं तो बहुत ही अच्छा, मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी में अभी प्रज्ञा मैडम बताएंगी, इतना बढ़िया ये काम करता है। और इसका अब मैं थोड़ा ग्रंथोक्त बताता हूँ कि यह आयुर्वेद में जब देखा जाए तो चरक संहिता में भेदनीय गण जो है, मल का भेदन करने वाला जो गण है, उसमें चरक सूत्र का 4था अध्याय, षड विरेचन शती अध्याय में भेदनीय गण में है। स्वेदोपग गण में, मतलब स्वेदन में सहायता करता है। अगर हम लोग जब स्वेदन यंत्र में पेशेंट को बिठा देते हैं, पेटी में बिठा देते हैं या नाड़ी से देते हैं, इसके पत्तों को डाल के हम स्टीम देते हैं तो पसीना लाने में सहायता होता है। फिर अंग मर्द प्रशमन गण, मतलब बॉडी एक हो रहा है तो इसका हम स्वेदन देते हैं, पत्तों का, काढ़े का स्टीम, तो अंग मर्द ठीक हो जाता है। मधुर स्कंद में बताया है, जहाँ पे मीठी वनस्पतियां बताई मधुर स्कंद में। फिर विदारी सुश्रुत में देखा जाए तो विदारी गंधादि, अधोभागहर, वात संशमन गण में इसका उल्लेख किया गया है। अगर हम लोग इसका देखें तो ये पूरे भारत में पाया जाता है, लेकिन यह तमिलनाडु, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात में इसका खेती किया जाता है स्पेशल। और ऐसे देखा जाए तो पूरे भारत में ये पाया जाता है। इसके गुण देखे तो एक गुरु होता है, स्निग्ध होता है, तीक्ष्ण होता है, सूक्ष्म होता है। रस देखे तो मधुर कटु कषाय रसात्मक होता है। विपाक इसका मधुर होता है। वीर्य उष्ण होता है। प्रभाव है अधोभागर होता है। और ये विरेचन के लिए बहुत ही श्रेष्ठ दवाई है। इससे कभी व्यापत नहीं होता है। अगर 1 लीटर भी एरंड तेल दे दिया जाए और पेट साफ हो रहा है
हम मात्रा 1 लीटर ही नहीं देंगे सबको, मैं बस बता रहा हूँ। तो 1 लीटर दे दिया जाए तो कभी डिहाइड्रेशन नहीं होगा। हाँ, मल ज्यादा निकलेगा, तेल ज्यादा निकलेगा, लेकिन पेशेंट को कभी वीकनेस नहीं आएगी, डिहाइड्रेट नहीं होगा। इतना मतलब ये अच्छा है। और इसी का गंधर्व हृदकी गर्भिणी अवस्था में भी दिया जाता है। हरितकी को भून के, उसका जो पाउडर है भून कूट के भून के, और एरंड तेल के उसमें फ्राई करके और उसकी गोलियां बना दिया जाता है। और वो गर्भिणी को जहाँ कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें दिया जाता है। बहुत ही अच्छे से मल का अनुलोमन करता है, पेट साफ करता है। और लेकिन इसका ये भी है कि पत्तों का ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उष्ण वीर्य होने से पित्तवर्धक है। और लेकिन ये मधुर से पित्त शामक भी है। हम कितना मात्रा में दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। वात कफज विकारों में उपयोगी है। पैथिक विकारों में विरेचन, पित्त की चिकित्सा विरेचन है, तो पैथिक विकारों में भी इसका विरेचन के रूप में प्रयोग करते हैं। ये बाह्य रूप में प्रयोग करें तो वातहर है। जब हम लोग जैसे ग्रंथि का पाचन करते हैं तो पत्र पोटली स्वेद में इसका प्रयोग करते हैं। तो शोथहर है, वेदना शामक है, कमर दर्द हो रहा है, ग्रदसी बात है, और रिप्स में बहुत पेन हो रहा है, या बहुत सारे ऐसे लेडीज आते हैं जिनका दूध आ गया है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। स्तन जो रहते हैं वो अटक जाता है, ग्रंथि हो जाता है, तो स्तनों पर ये बांधते हैं तो यह उसको कंट्रोल कर देता है, क्योंकि उष्ण वीर्य है। फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट में हो गया, या फिर फाइब्रेट्स हो गए, तो इसके पत्तों का पत्र पुटली स्वेद, या पत्तों को गर्म करके थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके बांध देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। या प्लूरेसी जब होता है, मतलब पार्श्व में बहुत पानी हो जाता है, प्लूरा के आसपास पानी होता है, नीचे भी पानी होता है, तो इसको पत्तों को बांधने से जो रिब्स में पेन हो रहा है वो ठीक हो जाता है। हार्ट में पेन हो रहा है, पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं कि नाइट में बहुत जागरण हो रहा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो हृदय शूल होता है, ऐसा जकड़ाहट जैसा, और महीने महीने भर पेन हो रहा है। वो हार्ट अटैक नहीं है लेकिन पेन हो रहा है। उसका मेन हेतु क्या होता है? पेट साफ ना होना। पेट साफ नहीं होता है तो ये अगर एरंड तेल दे दिया जाए तो हृदय शूल जो है, जो माइल्ड होता है या मीडियम होता है, हार्ट में ऐसे लगता है जैसे अश्मवत पत्थर रखा जैसा है, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और नित्य विरेचन के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। उदर व्याधि में भी इसका प्रयोग करते हैं, कामला व्याधि में भी करते हैं, टमक श्वास में भी करते हैं, जहां जहां विरेचन इंडिकेटेड है वहां करते हैं। आम बात के लिए तो सबसे श्रेष्ठ है। वात वाहिनियों का दौर्बल्यता है, कुष्ठ व्याधि, वातरक, स्तन का शोथ है, आधमान है, कंठ शोथ है, तो इसके पत्तों को बाह्य रूप से गर्म करके और बांध दिया जाता है, और थोड़ा सा एरंड तेल को लगा दिया जाता है। एरंड का बीज जो होता है वह, या उसका एरंड का बीज या उसका जो तेल है उसका काजल बनाते हैं, मतलब कटोरी में वाटी में ऐसे लगा के और दिया लगा के, और वो भी एरंड तेल का ही दिया लगाना है, और उसका काजल बनाते हैं। तो जो नेत्राभिषेध होता है, कंजक्टिवाइटिस, उसमें वो काजल लगाया एरंड तेल का तो बहुत अच्छा फायदा होता है। पैर में क्रैक्स पड़ रहे हैं तो एरंड तेल को लगा दिया तो क्रैक्स को भी बहुत अच्छे से वो ठीक कर लेता है। उसी तरह से गाय का घी, भीमसेनिक कपूर, इसमें डाल के अगर नेत्राभिषेक में इसके काजल के साथ लगाया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और अगर कोई छोटी चीजें आंखों में चला गया, फॉरेन बॉडी चला गया, तो एरंड तेल डालने से वो आराम से फॉरेन बॉडी निकालने में बहुत सहायता करता है। आंखों के लिए भी अच्छा है, नुकसान नहीं करता है। और चीजें हम डालने में परहेज करते हैं, आंखों में कोई फॉरेन बॉडी निकालना है तो ये उसमें डिजोल्व हो जाएगा, और सॉल्वेंट के रूप में फॉरेन बॉडी को निकालने में बहुत अच्छा है, इसलिए एरंड तेल को आंखों में डालना चाहिए, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और जो मलखंभ लोग करते हैं, कुश्ती करते हैं, जैसे कोल्हापुर में लोग जाते हैं और व्यायाम करते हैं और अपना बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो पहलवानी करते हैं ना, तो जिम वगैरह में, तो वहां पे जो मलखम्ब को एरंड तेल लगाकर, अगर मलखम्ब को अ, मलखम्ब से मालिश किया जाए तो बहुत अच्छा से मालिश होता है। या फिर शरीर को तेल लगा के अगर मलखम्ब का पूरा प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा ये बाह्य रूप में प्रयोग होता है। ये वात शामक है, बल्य है, वेदना स्थापन है, मेध्य भी है, मस्तिष्क के लिए भी अच्छा है, अंगमर्द प्रशमन है, शूल में, पक्षाघात में, पक्षाघात में सहस्नेह विरेचनम बोला है, स्वेदम सहस्नेह पक्षाघाती तो विरेचनम, तो पक्षाघात में हम लोग सहस्नेह विरेचन के लिए प्रयोग करते हैं, अर्धित वात में करते हैं, कंप वात में करते हैं, ग्रदसी वात में करते हैं, शीर्ष शूल अंगमर्द में इसका प्रयोग करते हैं। और चरक सूत्र स्थान में क्या बोला है? एरंड तेलम विरेचने श्रेष्ठम, मतलब एरंड का तेल है विरेचन में श्रेष्ठ, तो बताया चरक जी ने बताया। वाग्भट में विरेचन गण में इसका उल्लेख नहीं है, वहां पे अलग वात कफ हराणम श्रेष्ठम ऐसा बोला है। उसी तरह से पाचन संस्थान में देखें तो यह उष्णता की वजह से दीपन कार्य करता है,
तीक्ष्णत्व की वजह से भेदन कार्य करता है। कृमिघ्न है, कृमियों को निकालता है। अब कृमि है वो श्लेष्मस कृमि हो सकते हैं, रक्तज कृमि हो सकते हैं, पुरीषज कृमि हो सकते हैं। तो ये कृमिघ्न भी है और अच्छे से क्लींजिंग करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। कोष्ठशूल है, गुल्म है, प्लीहा रोग है, यकृत वृद्धि है, हेपेटोमेगैली है, फैटी लिवर है, उसमें भी ये शुद्धि करता है। अर्श व्याधि में इसका प्रयोग करते हैं। पाइल्स में पाइल्स जब हो जाता है तो पाइल्स में अर्श में रक्तज अर्श हुआ या शुष्क अर्श हुआ, वहां पे मल की संचिति होती है। और रक्तज अर्श में तो रक्त और पित्त दोनों की दृष्टि होती है। और मल बहुत ज्यादा संचित होता है, अग्नि मान्यता होती है। तो एरंड तेल जो है सबसे श्रेष्ठ है, जो सुखपूर्वक मल को निकालता है और दीपन पाचन करता है। दोषों को, कचरा को, मल को, सबको निकाल देता है। उसी तरह से कुछ कुछ लोग को एरंड तेल से इरिटेशन होता है, तो उसमें शुंठी डाल के और गर्म पानी के साथ देना चाहिए, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। शुंठी का काढ़ा के साथ दे सकते हैं, महारासनादि काढ़ा में डाल के दे सकते हैं, दशमूल के काढ़ा के साथ दे सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से एरंड मूल का काढ़ा, काला मसाला आता है, उसको देने से आधमान को कम करता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो लोग पूरन पूरी खाते हैं, महाराष्ट्र की बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हर फेस्टिवल में दाल दाल को पीस के, चना दाल को पीस के और फिर उसमें गुड़ डाल के और उसको स्टफिंग करके और पूरन पूरी बनाया जाता है। बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन वो पचने में बहुत हैवी रहता है और पेट दुखता है लोगों को, क्योंकि अग्नि मंद है, आजकल फिजिकल वर्क नहीं हो पा रहा है। तो पूरन पूरी में अगर एरंड तेल डाल के और फिर बनाया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। या जो आमटी बनाया जाता है महाराष्ट्र में, दाल का एक टाइप रहता है, दाल और मसाले वगैरह डाल के आमटी में भी एरंड तेल डाल दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। पहले के जमाने में जब गर्मी की छुट्टी में लोग नाना नानी के घर जाते थे, तो नाना नानी लोग ना नाक बंद करके बच्चों को जबरदस्ती एरंड तेल पिलाते थे, जिससे उनका डिवर्मिंग हो जाए, पूरे साल भर फिर प्रॉब्लम नहीं, पेट साफ हो जाए। ये परंपरा भारतीय संस्कृति में थी पहले के जमाने में। आजकल तो बच्चे कभी भी एरंड तेल नहीं लेंगे, लेकिन ये देना चाहिए। और मार्केट में आजकल इसके कैप्सूल भी आ रहे हैं। फिर हृदय हो गया, हृदय में शोथ हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गया, पैरों में स्वेलिंग आ रहे हैं वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी से, बंडल ब्रांच ब्लॉक है या आवृत तत्व है, हर तरह का आवृत तत्व अगर ठीक करना है तो एरंड को श्रेष्ठ बताया है। जब आप लोग वात व्याधि चिकित्सा पढ़ेंगे चरक संहिता में, तो उसमें बहुत सारा आवरण के पे बताया है कि रक्तावृत वात है, या फिर परस्पर वात का व्यान व्यान आवृत अपान है, व्यान आवृत समान है, ऐसे बहुत सारी चीजें बताई हैं। और उसमें आवरण हटाने की सबसे श्रेष्ठ दवाई कौन सी बताई है? चरक जी ने बताई है। चरक चिकित्सा में श्रेष्ठ ग्रंथ है, तो उसमें एरंड बताया है। एरंड तेल का प्रयोग करने से हर तरह का परस्पर आवरण हो गया, या दोषों से आवरण हो गया, या फिर धातु पे आवरण हो गया वायु का, कैसे भी जो भी है, या मल का हो गया, अन्न का हो गया, सभी आवरणों को ये ठीक कर देता है। इतना बेस्ट दवाई है। श्वसन संस्थान में देखें तो ये कफग्न है, कफ भूइष्ठ जो काश और श्वास है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये कफ को भी स्त्यान कफ, लीन कफ को निकालता है एक। और दूसरा जो रक्त श्वास वाहिनियां जो संकुचित हो गई रुक्षता की वजह से, तो ये स्नेह है, तो ये खुद ही उसको सॉफ्ट करेगा, स्निग्धता लाएगा, और वायु का जो अ, है वो शमन करके श्वास वाहिनियों को खोल देता है। इसी तरह से अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है कि स्त्यांता बहुत होती है, कफ बहुत ज्यादा बनता है, क्योंकि वहां पे जख्म, अल्सरेशन हो जाता है, कोलाइटिस भी रहता है, इन्फ्लेमेशन भी रहता है, तो वहां पे छिल जाता है बहुत ज्यादा सिगमेंट कोलोन और रेक्टम। तो मल त्याग करने के टाइम पे प्रवाहन बहुत ज्यादा होता है। और कृत्य प्रकृत्य संहिता जाकर है तब भी ऐसा सेटिस्फेक्शन होता है, बार बार मल त्याग की इच्छा होती है। तो ऐसे में स्त्यान कफ को निकालना है, म्यूकस को निकालना है, एरंड तेल तो जरूर देना चाहिए। अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज या कोलोन कैंसर में इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। और शुंठी डाल के दे तो ये ज्यादा फायदा करता है। कफ का, और आमाशय में भी मधुर अवस्था पाक अगर विकृत हो रहा है क्लेदक कफ की वजह से, तो वहां पर भी एरंड तेल से अगर हम विरेचन कर देते हैं, तो क्लेदक कफ निकलने से अग्नि भी प्रदीप्त हो जाता है और ये खुद ही दीपन कार्य करता है। दूसरा, काश श्वास में भी बहुत अच्छा उपयोगी पड़ता है। जिसको भी श्वास और काश का बार बार अटैक आ रहा है, ब्रोंकियल अस्थमा है या निमोनिया है, वहां पर भी एरंड तेल जरूर रहना चाहिए। दीपन पाचन अनुलोमन, अनुलोमन के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। उसी तरह से मूत्र संस्थान में देखें तो मूत्र कृच्छता में, बस्ती शूल में मूत्र को विशोधन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और वेदना कम होके यूरिनेशन बहुत अच्छे से आने लगता है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये है बस इसका जो हम लोग
बीज का जो छिलका होता है, कवर होता है, वो विषारी है, उसका प्रयोग चिकित्सा में ना करें। वो विषवत काम करता है। उसके छिलका निकाल के अंदर को पीस के, बीज को पीस के तेल निकाला जाता है, उसका प्रयोग करें। इसी तरह से प्रजनन संस्थान में अगर देखा जाए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में शोधन करता है, और ये मधुर और स्निग्ध है, इसलिए यह पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए शुक्र बढ़ाता है, वृश्य कार्य करता है। जहां पर भी लॉस ऑफ लिबिडो होता है, मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी, लॉस ऑफ लिबिडो होता है, या वजाइनल ड्राइनेस होता है, या फिर वहां पे रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ी है, वेगों का अवरोध किया गया है, वहां पे बहुत सारी व्याधियां हो जाती है, रुक्षता आ गई होती है, तो उन सब में एरंड तेल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। लॉन्ग टर्म यूज करें तो जहाँ पे फॉलिकल्स मैच्योर होके बन नहीं रहे हैं, और उसी तरह से ट्यूबल ब्लॉक है, तो ये डायरेक्ट काम नहीं करेगा। मतलब गर्भाशय को शुद्ध करते जाएगा, वायु का अनुलोमन करते जाएगा, इनडायरेक्ट वे में इसका प्रयोग करने से ट्यूबल ब्लॉक भी ठीक होता है। वहां पे उत्तर बस्ती तो देना ही पड़ेगा, मेन चिकित्सा तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और यह स्तन्य जनन भी है, जिसको डिलीवरी होने के बाद अगर दूध नहीं आ रहा है, तो अगर इसका प्रयोग कर दिया जाए तो स्तन्य की उत्पत्ति करता है, शुक्र का शोधन करता है। शुक्र का शोधन क्यों करता है? क्योंकि अगर कफ है और आम है, शुक्रवत ऊतक में अवरोध है, शुक्र की अग्नि बंद हो गई है, तो इसका प्रयोग किया जाए तो तीक्ष्णत्व से अग्नि को बढ़ा देगा, शुक्र की अग्नि को। और ये वृक्ष है, शुक्र को शोधन करके बढ़ाता है, शुक्र जनन का कार्य करता है, गर्भाशय का भी शोधन करता है। और एरंड मूल भी वृक्ष है, शुक्र में शुक्र के विकारों में, स्तन्य दोषों में, योनि व्यापत में, और वृद्धि रोग में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। यह बल्य भी है, वह स्थापन भी बताया गया है, विषग्न भी है, बस बीज का छिलका का प्रयोग नहीं करना है। तो बॉडी में अगर विष बहुत ज्यादा हो गया है, मल संचिति बहुत हो गई है, या कोई विष का सेवन किया गया है, गर विष या दूषी विष, तो उसको निकालता है, विषग्न कार्य करता है। और सर्व सामान्य दुर्बलता को नाश करता है। इसको अगर हम लोग कोमल पत्तों का प्रयोग अगर ये स्वरस के रूप में किया जाए, चबा के किया जाए, तो कामला व्याधि को भी ये ठीक कर देता है, मतलब यकृत का भी शोधन करता है, पित्त जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल देता है। इसलिए हम लोग कामला व्याधि में, बहुपित्त कामला हो, रुत्पत कामला हो, व्याधि प्रतिनिक दवाइयों के साथ इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। कुष्ठ जैसे विकारों में जहाँ शोधन जरूरी है, बिना शोधन के कुष्ठ व्याधि ठीक नहीं होगी, उसमें एरंड का तेल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर छोटे बच्चे माँ का दूध पी रहे हैं, और उनको अगर हम कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो क्या करते हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन दूर करना है तो माता के स्तनों पे, निपल्स पे ये तेल लगा के और फिर उनको पीने के लिए दिया जाए, तो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। स्तन्य की वृद्धि कराना है तो एरंड का तेल पिलाए माता को, तो उनका पेट भी साफ होगा और स्तन्य की वृद्धि भी होगी। एरंड तेल का अभ्यंग करें, एरंड तेल के पत्ते बांधे स्तनों पे, तेल लगा के और पत्ते बांधे, तो स्तन्य वृद्धि होती है। इतना बढ़िया ये है, स्तन्य वृद्धि कर रहे हैं। उसी तरह से रस धातु पे देखा जाए, तो ये रस धातु को अच्छा कर देता है, अग्नि को बढ़ा के, पेट साफ करके रस की अग्नि को बढ़ा देता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके मूल का कल्क 3 से 6 ग्राम की मात्रा में लेते हैं, पत्तों का कल्क है 10 से 20 ग्राम की मात्रा में लेते हैं। बीज अगर देना है तो 2 से 6 दानों का प्रयोग करते हैं। तेल का प्रयोग करते हैं तो 20 से 50 ml तक इसका प्रयोग करते हैं। इसका बहुत सारा दवाई आता है, एरंड पाक आता है, एरंड मुलादी काढ़ा आता है, एरंड सप्तक्वाथ आता है। और जो रोटी बनाते हैं उसमें जो कणिक होता है, जो ये गूंद देते हैं आटे, लोहिया बनाते टाइम जो आटा गूंद देते हैं, उसमें एरंड तेल डालकर, और अगर हम लोग इसका प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा पेट साफ करता है। स्त्रोतोगामी तो देखें तो दोषों में वात पे भी काम करता है, कफ पे भी काम करता है, पित्त पे भी काम करता है। शुक्र धातु पे यह वृश्य कार्य करता है। और रस धातु में त्वच काम करता है। रक्त में देखें तो कांति को बढ़ाता है। रक्त का प्रकोप अगर हो गया है तो यह स्त्रोतो विशोधन करता है। रक्त वह संस्थान पूरा है जिसका मूलतन यकृत और प्लीहा है, तो रक्त की शुद्धि करता है, वय स्थापन करता है, रसायन कार्य करता है, मज्जा पे मेद्य कार्य करता है, यकृत और प्लीहा का सारी दृष्टि को ठीक करके स्प्लीनोमेगैली, हिपेटोमेगैली को ठीक करता है, स्तन्य जनन है। इसका पुरुष में देखा जाए तो पुरुष व स्त्रोतक में भेदन कार्य होता है, शोधन कार्य होता है, त्रिमिग्न कार्य होता है। और ये मध्यम मार्ग की जितनी भी व्याधियां हैं, संधि और मर्माशय, सभी व्याधियों को ठीक करता है। शीरशूल है, बस्तीशूल है, किडनी रिलेटेड बीमारी है, उसमें ये काम करता है। संधियों में देखा जाए तो आम बात में सबसे अच्छा होता है।
आम बात में सबसे श्रेष्ठ जो है वह एरंड तेल को माना जाता है। और एरंड तेल का मनुष्य के आयुष्य बढ़ाने में सबसे अच्छा यह फायदा करता है। और मनुष्य जाति के लिए एरंड जो है वो उपकारक है, मतलब वो भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है, इतना ये बढ़िया दवाई है। और चरक जी ने क्या बोला है, एरंड मूलम वृक्ष बाथाराणम श्रेष्ठा, मतलब एरंड मूल जो है वृक्ष है बाथाराओं में सबसे श्रेष्ठ है। सुश्रुत जी ने इसको इतना बढ़िया बताया है कि आमवाद रूपी गजेंद्र को, मतलब जो हाथी होता है, हाथी का झुंड है बहुत ज्यादा, और एक सिंह होता है, वो सारे हाथियों को डरा के धमका के और उनका राजा बन जाता है। वैसे एरंड तेल जो है वह जहाँ पे ऐसे हाथी हाथी बहुत सारे हैं, उनके समूह में एक सिंह है। इतना ये बढ़िया आम बात पे काम करता है। और चरक जी बोलते हैं कि लघुवित भिन्न शकृत तिक्तम लांगल्य रूपिको शाकम, इसके पत्तों का साग बनाया जाता है। और वह बहुत सारे व्याधियों में, आमवात जन्य व्याधि, अनुलोमन करना है, उसमें भी बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। और सुश्रुत जी ने 46 नंबर के चैप्टर में क्या बोला है, एरंड तेलम मधुरम उष्णम तीक्ष्णम कटु कषायनुरसम सूक्ष्मम स्त्रोतो विशोधनम त्वच्यम दृश्यम मधुर विपाकम वयस्थापनम योनि शुक्र विशोधनम आरोग्य मेधा कांति स्मृति बलकरम वात कफहर अधोभागम दोषहरम च, मतलब यह उष्ण है और मधुर रसात्मक है, तीक्ष्ण और कटु है, कषाय नुरस का है, सूक्ष्म है, स्रोतस्यों का शोधन करता है। हर तरह के स्रोत जो है, अम्बुवत स्रोत हो गया, उदकवत स्रोत हो गया, रसवत स्रोत हो गया, रक्तवत, सारे स्रोतों को शुद्ध करता है। त्वचा के लिए अच्छा है, दृश्य है, मधुर विपाकी है, आयु का स्थापन करता है, योनि के शोधन करता है, शुक्र का शोधन करता है, योनि व्यापक में इसका प्रयोग होता है। और मेधा को बढ़ाता है, कांति को बढ़ाता है, स्मृति को बढ़ाता है, बल को बढ़ाता है, वात कफर है, अधोभाग का दोष को नष्ट करता है। कितना बढ़िया है। अभी हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर प्रज्ञा मैडम है। आप इनफर्टिलिटी रिलेटेड जो प्रैक्टिस करती है मैम, आप हाँ जी इसमें सर। बता सकती हैं एरंड का प्रयोग। हाँ सर, नमस्कार सभी वैद्यों को। सर आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। इनफर्टिलिटी में मैं बहुत सालों से यूज करती हूँ, स्पेशली जैसे आपने बोला कि योनि शोधन के लिए मैं एरंड मुलादी निरूह बस्ती का भी योनि व्यापदों में बहुत अच्छा रोल है। मैं स्पेसिफिकली यूज जो करती हूँ वो डिस पैरायूनिया में जो पेनफुल इंटरकोर्स के जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको एरंटेल का पीचू धारण करवाती हूँ मैं, वीकली ट्वाइस। ऐसे में उनके 3 साइकिल्स अगर करती हूँ तो बाय 4th साइकिल और 5th साइकिल के बाद उनका पेन बहुत कम हो जाता है। ये प्रैक्टिकल एविडेंसेस है मेरे पास। देन सेकंड, अभी मैंने जो लेटेस्ट स्टडी किया, मैंने भेजा था आई गेस आपको उसका रिपोर्टिंग। तो एक पेशेंट थी जिनका ट्रांसफर था आईवीएफ का। तो उसके पहले उनका जो यूटेराइन आर्टरी का जो सिस्टोल और डायस्टोल ब्लड फ्लो था, उसका जो स्कोर था डॉपलर का, दैट वाज 12 आउट ऑफ 20। और उनको ट्रांसफर के लिए वो लगता है 17। तो उसमें मैंने उत्तर बस्ती तो दिए ही थे, नॉर्मल हम जो देते हैं वो, बट मैंने एरेंटेल का पीचू भी दिया था क्योंकि उनको बहुत वजाइनल ड्राइनेस था। तो उसमें भी मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला एंड एविडेंस बेस्ड रिपोर्ट में रिजल्ट मिला। उनका जो स्कोर था वो 12 से 17 आ गया था विद इन 2 साइकिल्स ऑफ ट्रीटमेंट। देन ब्रेस्ट फाइब्रोइडिनोमा में एरेंड का कल्क का लेपन करती हूँ तो पेन बहुत कम हो जाता है पेशेंट का। तो ये तो अभी फिलहाल मैं प्रैक्टिस में यूज कर रही हूँ सर। आप लोग के कोई भी प्रश्न अगर हो इनफर्टिलिटी रिलेटेड, तो आप लोग प्रज्ञा मैडम से कांटेक्ट करिए, बात करिए, पूछिए। कोई भी डाउट है तो पूछिए, क्योंकि मैम इतने सालों से उसी पे फोकस करके प्रैक्टिस कर रही हैं। और मैडम का पंचकर्म में भी डिग्री है, पंचकर्म में स्पेशलिस्ट है मैडम, उत्तर बस्ती में भी है। तो हाँ मुनमुन जी, आपको कोई प्रश्न है? हाँ बताइए मैम, बोलिए बोलिए, प्रज्ञा मैम कुछ बोलना हाँ, चाहती नहीं हैं? सर, हाँ वही मैं बोल रही हूँ कि इनफर्टिलिटी में एरंड मूल का बहुत अच्छा रोल है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बस हम जो एरंड मूल यूज कर रहे हैं तो वो जो है चूर्ण जहाँ से भी हम ले रहे हैं वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ बार मुझे नहीं मिलता है उसका रिजल्ट। तो फिर उस पे मैंने एनालिसिस किया था कि क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये एक चीज जो मुझे प्रैक्टिस में जो दिखाई देती है, वो उसके लिए मैं यही बोलना चाहती थी कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलना चाहिए हमें, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं।
और मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि प्रज्ञा मैडम का प्रैक्टिस जो है वो दुबई में भी बहुत साल मैडम ने प्रैक्टिस किया, जकार्ता में मैडम ने प्रैक्टिस किया है, और उसी तरह से मुंबई में किया है, नासिक में किया है, और पुणे में भी। इतनी जगह प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है मैम को। दूसरा बात है कि एक बार ये 2007 या 8 में मुझे मिली थी आयुर्वेद संध्याय हाँ संभाषण। हाँ हाँ। हाँ। तो एक बार मैंने ऐसे ही पूछा कि आप दुबई में कितना कमाती हैं, तो ये बोली इंडियन रुपीज में मैं 10 लाख पर मंथ कमाती हूँ। इतना अच्छा प्रैक्टिस है इनका, मतलब अच्छा रिजल्ट देते हैं इसलिए। 2007 या 8 में बोली थी 10 लाख पर मंथ। तो सोचिए कितना अच्छा रिजल्ट देती है। हाँ। चलिए मुनमुन जी, आप पूछिए, आपको क्या प्रश्न पूछना है। जी प्रणाम सर। आज इनफर्टिलिटी का एक पेशेंट है सर। अगर मैम हम्म। 9 बजे आएंगी तो उनसे उनका हाँ जी केस सर, को। आज यस यस आ जाऊंगी मैं। 9 बजे केस भी प्रेजेंट करना चाहती हूँ, बहुत ही हाँ। बढ़िया अच्छा केस है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। जी जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आप लोगों को कभी भी कोई भी डिफिकल्टी हो तो मैम का इतना सालों का एक्सपीरियंस है, मेरे से 4 साल छोटी हैं, लेकिन इतना अच्छा पढ़ाई है, इतना डीप है कि मुझे भी उतना नहीं आता है जितना मैम को आता है। तो आप लोग जरूर मैडम से पूछिए, इनके ज्ञान का लाभ आप लोग को मिलेगा। आप लोग पेशेंट भी रेफर करिए जो आप लोगों से नहीं ठीक होता है। और दूसरा बात, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके सर्जरीज भी करती है, बहुत अच्छा हाथ साफ है इनका, बहुत अच्छा प्रैक्टिस है इनका। प्राउड ऑफ यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ। हाँ। और आप लोग एरंड के बारे में कुछ बताइए। वीना मैडम, आप कुछ बताना चाहती हैं तो बता सकती है। वीना मैडम, अभय सर, हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे एरंड के बारे में। सब लोग सुनने वाले लोग ज्यादा हैं, बोलने वाले कम है। आज अरविंद सर नहीं आए। तो मैं एरंड के बारे में मैं बता देता हूँ। तो जितने भी कमर की बीमारियां हैं, जैसे कि कटी शूल है, ग्रदसी है, पार्श्व शूल है, हृदय शूल है, आम बात है, संधि शोथ है, इसमें इसके मूल का क्वाथ सौंठ डालकर पिलाने से फायदा होता है। इसके तेल को शिलाजतु के साथ पिलाते हैं तो बहुत फायदा होता है। इसकी मालिश करते हैं। नूतन और जीर्ण आम बात में सुबह एरंड तेल का प्रयोग लाभदायक होता है। स्तनों पर इसके तेल का मर्दन करके ऊपर से एरंड तेल बांधने से उनकी जो गांठें होती है विलीन हो जाती है, और स्तन्य की वृद्धि होती है। स्तन चुचुक में भी इसका तेल लगाने से लाभ होता है। उसमें अगर क्रैक्स पड़ रहे हैं, निपल्स में अगर क्रैक्स पड़ रहे हैं तो इसका तेल लगाने से फायदा होता है। पैरों में क्रैक्स पड़ रहे हैं उसमें भी करने से फायदा होता है। आंख में कोई चीज चले जाए तो एरंड तेल डालने से वो निकल जाती है, आंखों की खुरखुराहट दूर होती है। अर्श में एरंड तेल का प्रयोग करते हैं। और अर्श में घृत कुमारी का स्वरस मिलाने से, एरंड तेल के साथ लेने से जलन कम हो जाती है। शिरशुल में एरंडी का तेल का मालिश करने से फायदा होता है। इंटरनल भी देते हैं, बाह्य उपयोग भी करते हैं। दाह के शमन के लिए एरंड मज्जा को बकरी के दूध में पीसकर पाद तल में लगाते हैं तो दाह का शमन हो जाता है। एरंड तेल के मर्दन से भी दाह का शमन हो जाता है। इसका अलग अलग युक्ति के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। एरंड तेल को खाली सुबह सुबह खाली पेट में अदरक के स्वरस के साथ देते हैं तो पेट अच्छे से साफ होकर अग्नि बढ़ जाता है। तीव्र प्रवाहिका का शुरुआत हो गया है, अहीफेन के साथ इसका प्रयोग करें तो प्रवाहिका ठीक हो जाता है। अजीर्ण अगर अतिसार हो रहा है, बच्चों का जो बालातिसार हो रहा है, उसमें भी बहुत अच्छा फायदा होता है। बाल, वृद्ध, स्त्री, गर्भिणी और प्रसूता, जो भी सुकुमार लोग हैं उन सब के लिए, मतलब बच्चे हैं, बूढ़े हैं, स्त्री हैं, गर्भिणी हैं, प्रसूता हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा सेफ मेडिसिन है। अर्श विकार, गुद विकार, उदरगत शल्य कर्म में, श्रोणी विकार, उदरावरण शोथ है, मतलब पेरिकार्डाइटिस है, फिर जीर्ण विबंध है, ज्वरजन्य विबंध है, उन सब में इसका प्रयोग करते हैं। और ये आंतों की ग्रंथियों को और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको उत्तेजित करता है। बहुत ही अच्छा विरेचक द्रव्य है। इसका इफेक्ट जो होता है ग्रहणी कला पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन पे होता है। और जब हम इसको पिलाते हैं पेशेंट को, तो साधारणतः 2 से 6 घंटे में अच्छे से विरेचन हो जाता है। इसे पतले 2 से 4 मोशन को जाना पड़ता है, और बाद में तेल निकलता है, ऐसा एक्सपीरियंस में आता है। कभी कभी मरोड़ आ रही है अगर इसको, तो शुंठी डाल के दे तो मरोड़ नहीं आएगी। उसी तरह से इसका कुछ अंश स्तनों ज्यादा उत्सर्जित हो जाता है, तो बच्चों को भी दे दिया जाए तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे अच्छे से बच्चों का पेट साफ हो जाता है। कुछ लोग को इसकी आदत पड़ जाती है, लेकिन आदत नहीं पड़नी चाहिए। और क्योंकि अगर वो आदत पड़ गई तो विरेचन के बाद विबंध होने का भी डर रहता है, इसलिए एडिक्शन नहीं होना चाहिए। और लार्ज इंटेस्टाइन अगर बहुत लूज हो गया, शिथिल हो गया है, तो वो 2-3 दिन तक रहती है, फिर ये ठीक हो जाती है। हाँ प्रज्ञा मैडम, आप क्या पूछना चाह रही हैं।
हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि आईबीएस का, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का या कोलाइटिस का कोई कंप्लेंट पेशेंट है तो एरंड मैंने अभी तक मतलब मैं नहीं दिया है, तो मुझे ये पूछना था कि वो पेशेंट तो ऑलरेडी बहुत इरिटेट होता है ना मोशन जा जाके, तो उसमें अगर हम एरंड देंगे तो उसका फिर वो ज्यादा उसको इरिटेबल नहीं नहीं, होगा क्या? उसमें कचरा तो निकालना जरूरी है ना, हमें हीलिंग करना है। तो जब तक पाइपलाइन का कचरा नहीं निकालेंगे वो हील कैसे करेंगे? हमें परपटी कल्प देना है, या फिर हमें जो भी दीपन पाचन द्रव्य देने हैं। तो हम्म। कचरा निकलेगा तभी ना वहां पे रीजनरेट होगा। ग्रहणी रोग में देना ही चाहिए, जहाँ पे मूढ़ मोड़ द्रवम मल प्रवृत्ति हो रही है। पेशेंट इरिटेट नहीं होगा इससे, अच्छे से पेट साफ होगा, पेशेंट को रिलैक्स होगा, अच्छा, पर वहां उसका पे कुछ वायु निकलता है। ड्यूरेशन हम डिसाइड कर सकते हैं क्या? क्योंकि पेशेंट हाँ, अगर फिर ये कंप्लेंट करता है कि अरे मुझे तो बार बार जाना पड़ रहा है और ये दवाई लेने के बाद मैं नहीं, और जा तो रहा हूँ, तो आप फिर। उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम वायु का गति साफ कर रहे हैं, वायु को निकाल रहे हैं, दूषित वायु को, मल को निकाल रहे हैं। उसके बाद पेशेंट को रिलैक्स फील होता है, मतलब उसका जो इरिटेशन है, हम्म। इरिटेशन कम हो जाता है, पेशेंट को अच्छा लगता है। दूध के साथ दे सकते हैं, या गर्म पानी के साथ। ओके ओके। कचरा नहीं निकालेंगे तो पेशेंट को रिलैक्स ही नहीं मिलेगा, वायु तो अटक रहे वहां पे। ग्रहणी की दृष्टि है, पित्त धरा कला दूषित है, तो दृष्टि को निकालने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। और ज्यादा दिन नहीं देना है, थोड़े दिन देना है, फिर बंद कर देना है। फिर तक्र का सेवन कराना है, और दीपन पाचन वाले द्रव्य देने हैं, परपट्टिकल्प देना है, आरोग्यवर्धिनी वटी, फिर ग्रहणी कपाट रस, परपट्टिकल्प, तक्र, तक्रारिष्ट, ये सब देना है। एरंड तेल देने से साफ होता है, पेशेंट को अच्छा लगता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस भी अगर देखा जाए तो वहां पे ग्रहणी रोग होता है, पक्वाशयगत वात होता है, कुष्ठ रोग होता है इंटेस्टाइन का। ये सब का विचार कर एरंड तेल तो जरूर देना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं होगा, पेशेंट को डिहाइड्रेशन नहीं होगा, अगर होता भी है तो कचरा ही निकलेगा, कोई नुकसान नहीं करता। जी। और एक होता है व्याघ्र एरंड। व्याघ्र एरंड का तो आप लोग को पता होगा, उसको हम मोगली एरंड भी बोलते हैं। और वो कैंसर में बहुत अच्छा उपयोग होता है। जो इरमुंगली घृत होता है, वो कैंसर के लिए बहुत ही सबसे बेस्ट दवाई है, हमारे सर का फॉर्मूला है। व्याघ्र एरंड, जंगली एरंड जो बोलते हैं, मोगली एरंड, उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। अभी आप लोग कुछ बताइए। आदरणीय हरिहर सर, आप कुछ बोला, वीना मैडम, हाँ बताइए आप। हाँ सर, मैं तो बहुत यूज करती हूँ। एरंड तेल के बिना मुझे हर पेशेंट में शायद मैं दे देती हूँ, क्योंकि आम वात गजेंद्र से योग रत्नाकर ने कह दिया है, आम वात गजेंद्र से एरंड गज केसरी। तो मैं बाह्य उपयोग भी उसका बहुत करती हूँ। शूल है, कौन सा भी संधि शूल है, शोथ है, तो उसके ऊपर एरंड के पत्ते हमारे यहाँ बहुत मिलते हैं, तो उसकी चटनी बना के या चटनी जैसा उसको बारीक करके और जानू के ऊपर बांध देती हूँ। और अभी मैडम ने बोल दिया ना, उसी प्रकार स्तनदा माता में दूध ज्यादा है और ग्रंथि स्तन को हो रही है, तो वहां पे भी ऐसा ही करके पोटिस बांध देती हूँ एरंड पत्र का। एरंडा तेल तो अभी जो आप मैडम पूछ रही थी कि प्रवाहिका में मैं मेडिसिन देने से पहले प्रवाहिका में मैं एरंडा तेल उसको देती हूँ। तो आमांश बिल्कुल कम हो जाता है। और तब बाद में आपने जो बता दिया कि तकरारिष्ट देती हूँ या परपटी अन्य कुछ जो दवा है, तो बाद में देती हूँ, पहले एरंड स्नेह देती हूँ उसको। संधिशूल में है तो संधिशोथ, संधिशूल है, साइटिका जैसी बीमारी है, और हर्निया में भी मैं इसका विरेचन देती हूँ। ये दूध के साथ देती हूँ, कुछ कुछ पेशेंट में मैं गोमूत्र के साथ भी हर्निया में विरेचन के लिए देती हूँ। कभी कभी रासना क्वाथ के साथ एरंड स्नेह और शुंठी डाल के वातज व्याधि में देती हूँ। कफावृत वात है, तो वो आवरण कम करने के लिए मैं एरंड स्नेह देती हूँ ज्यादा, वो बहुत अच्छी तरह से उपयोगी पड़ता है। इसका बहुत हर तरह से उपयोग करती हूँ। इसका काजल मैं बनाती हूँ सर। इसकी वर्ती एरंड स्नेह में कापूस भिगो के उसको दिया जलाती हूँ,
और उसका काजल नवनीत में उसका खल करके बाद में वो जो काजली मिलती है तामन, तामन यानी तांबे का जो पूजे का पात्र रहता है उसको हम तामन बोलते हैं। तो उसके ऊपर लेके उसको लोणी में उसका खल करके वो काजल की तरह यूज करती हूँ। और छोटे बच्चों को जब जब मलावरोध होता है तो ऐसी ही एरंड तेल की वर्ती करके एनस में डाल दिए तो ताबड़तोड़ उनको पेट साफ हो जाता है छोटे बच्चों को। हाँ सर, बस इतना ही। जब मैं बीएमएस कर रहा था ना तो हम लोग का ड्यूटी लगता था यहाँ पे सत्सुन हॉस्पिटल है। सत्सुन हॉस्पिटल में जो बीजे मेडिकल कॉलेज का जो आयुर्वेदिक वार्ड है वहाँ पे नानल सर थे, डॉक्टर विलास नानल सर, मेन चिकित्सक थे। उनका बहुत नाम है पूरे आयुर्वेद वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में नाम है। उन्होंने बहुत सारे लेक्चर दिए और चरक के तो वो एकदम पांडित्य था उनको। तो वो हर पेशेंट को गंधर्व हृदय देते थे। उस टाइम पे अर्कशाला का सातारा का वो आता था, चूर्ण फॉर्म में आता था। तो हर पेशेंट को वो देते थे। उधर के पेशेंट हो गए, गर्भिणी अवस्था में हो गए, सभी को देते थे। मतलब फिर मैंने एक बार उनसे पूछा था कि इसका कोई व्यापक है, तो बोले नहीं, 2 से 4 चम्मच पानी में घोल के दे देते थे। तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। तो तब मुझे इसका पता चला, सेकेंड ईयर बीएमएस में मैं था तब पता चला। डॉक्टर दीक्षा जी, बीना मैडम बोलिए, बोलिए आप क्या बोलती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम दीपन पाचन देते हैं पेशेंट को, सिर्फ कुछ विरेचन के सिवा देते हैं तो बहुत देर लगता है दीपन पाचन होने को। तो उसके साथ एरंड स्नेह दिया तो और दीपन पाचन का मेडिसिन दे दिया तो जल्दी उसका आम पाचन होता है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा इसलिए मैं लगता नहीं है, यही चीज सत्य है। यही चीज तो सत्य है। हर एक पेशेंट को मैं विरेचन देती हूँ मैं भी दीपन पाचन एरंड रोमान। स्नेह का। मैं जमदग्नि सर के पास जब जाता था 1997 में, तो सर जितने कटिशूल कमर दर्द के पेशेंट आते थे ना, सबको एरंड तेल दशमूल काढ़े के साथ, एरंड तेल, एरंड पाक, ऐसे एरंड तो देते ही देते थे हर पेशेंट को। तो मैं सर से पूछा कि आप क्यों देते हैं? बोले कि तुम खा के देखो क्या फायदा होता है। और सच में मैंने भी यूज करके देखा, बहुत अच्छा फायदा होता है। तो और ना सर से मैंने सीखा है, जमदग्नि सर से। हाँ बताइए। पेशेंट की एक तकरार रहती है ना कि मुंह में उसकी टेस्ट अच्छी नहीं होती, मुंह में रह जाती है एरंड तेल की। आजकल का तो एरंड तेल उसको इतना कैप्सूल में आ रहा है। वास नहीं है। तो पहले का तो मगर तक्र की गुलनी बोलते हैं हम, जो गंडू जैसा मुंह में लेते हैं तो वैसा तक्र लिया तो उसकी टेस्ट भी पूरी एरंड तेल की भाग जाती है, बिल्कुल मुंह को टेस्ट नहीं रहती एरंड तेल की। तो इस प्रकार शुंठी से भी कुछ मालूम नहीं पड़ता। और वो पकाने को दिया शुंठी के साथ तो एरंड तेल में जो आम है वो भी निकल जाता है एरंड के साथ उबालने से, शुंठी क्वाथ के साथ उबालने से। तो पेशेंट को मालूम भी नहीं पड़ता, नहीं तो सिर्फ वो वैसे बॉटल दे दी तो ये एरंडेल तेल दे रही है क्या, ऐसा पूछते हैं। नाही काय आहे ना, हमारे सर तो ये बोलते हैं कि पेशेंटला सवय लावायची आहे आमच्या औषधांच्या। सर पेशेंट के सामने नहीं झुकते, पेशेंट उनके सामने झुकते हैं। तो अगर वो सर काढ़ा दे रहे हैं तो दे ही रहे हैं। उनके सामने कोई ये नहीं बोल सकता है कि आप काढ़ा मत दीजिए, चूर्ण मत दीजिए, ये मत दीजिए। अगर नहीं करना है, अपनी मनमानी करना है, तो सर उनको ट्रीटमेंट ही नहीं देते। तो सब माइंडसेट बना के आते हैं कि सर जो देंगे वो तो करना ही करना है हमको, वो फॉलो ही करना है। तो हम अगर पेशेंट के सामने झुके ना कि ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता, वैसा नहीं चलता, एरंड तेल देने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, उससे ये होगा वो होगा, तो ऐसे पेशेंट का हमें मार्केट में ऐसा बनाना है कि हमारी बात मानिए, हम पेशेंट की बात नहीं मानेंगे। हाँ फिर वो सर। पेशेंट मानते हैं। हाँ, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, हमारी मगर बात कब मानेंगे, कब विशेष झुकता वैसे। है कि बहुत तो घूम घूम के आया, एलोपैथी के लोगों को बहुत पैसा दे दिया फिर भी रिजल्ट नहीं है, बिल्कुल घूम के आया तो वो हमारा हाँ पूरा सुनता है ऐसा पेशेंट। हाँ। और जो नहीं सुनता है वो तो बेडूक होता है, मेंढक होता है। वो इधर भी जाता है, उधर भी जाता है, उधर भी जाता है। तो उनको वैसे ही ट्रीट करके फिर भूल जाने का। वो उसको जरूरत होगी तो आएगा, नहीं जरूरत होगी। और जरूरत ही मार्केट में सबसे ज्यादा। अभी हम पहले मोटा वाला जो नोकिया का मोबाइल यूज करते थे,
फिर बाद में स्मार्टफोन आया, आईफोन आया। जैसा जरूरत है वैसे डेवलपमेंट होता है। तो वैसे पेशेंट हमारे पास कब आता है? जब उसको भूख लगी रहती है, ठीक होना है, उसको व्याधि ठीक करना है, तो वो आता है। तो हमें उसकी जरूरत के हिसाब से बराबर दवाई देना चाहिए। उसके सामने नहीं झुकना है कि काढ़ा नहीं पिएगा, तेल नहीं पिएगा, अवले नहीं खाए, ऐसा नहीं करना है। हम जो दे रहे हैं उसको लेना ही लेना है। जी। और किसी को कुछ पूछना है पूछिए। आजकल कैप्सूल आ रहा है, लेकिन वो कैप्सूल में इतनी पोटेंसी नहीं रह रही है, थोड़ा सा मात्रा से नहीं होता है। हमें तो देखना है। इसकी गोलियां भी आ रही है, एरन ब्रिस्ट हरित की टैबलेट। ये अच्छा रहता है, सस्ता रहता है, 2-3 हजार रुपए किलो रहता है, सस्ता रहता है। और एक इसका उपयोग करती हूँ सर, मैं सुबह मैं ऋतु हरित की हर रोज लेती हूँ। तो शुंठी ये ऋतु के प्रमाणे उसका बदल करके अभी शुंठी के साथ ले रही हूँ। तो घृत डाल के फिर पीती हूँ। तो नीचे जो घृत का और ये हरित की और घृत दोनों मिला के आंखों के आंखों के पूरे क्या बोलते हैं भोवती डोळ्यांच्या भोवती उसका लेप चारों ओर। लगाती हूँ सर। हाँ, हाँ चारों ओर। हाँ। हाँ। तो दिखना भी बहुत अच्छा होता है उससे, हाँ ना, क्योंकि चक्षुष से बताया है। और चक्षुष सबसे मेन है। है कि आंखों की रोशनी बढ़ा देता है। जहाँ पे करेक्ट। ग्लूकोमा जैसे कंडीशन रहती है, अधिमंत रहता है, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है, एरंटेल 1 महीना दे दीजिए तो प्रेशर कम हो जाएगा, अधिमंत का पेन कम कर देगा। और दूसरा बात है कि गर्भाशय की शुद्धि करता है। तो इनफर्टिलिटी में तो इसका प्रयोग करना चाहिए, शुक्र जनन है, इनफर्टिलिटी में तो इसको देना ही देना चाहिए, बहुत अच्छा मगर रहता है। कम मात्रा में देना चाहिए। हाँ, वो मधुर कंडीशन स्निग्ध, टू कंडीशन है। मधुर स्निग्ध है, मगर कम मात्रा में देना चाहिए। और आप देखिएगा बड़े बड़े गायनेकोलॉजिस्ट भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। जहाँ पे डिलीवरी का डेट फिक्स हो गया है कि अब ईडीडी आ गया है, तो वो एरेंजल पिला देते हैं, तो वो जल्दी से ऑस खुल जाता है और अच्छे से डिलीवरी हो जाती है। आपने देखा होगा इसका प्रयोग हाँ सर। गायनेक प्रैक्टिस में। जी। सर ये गंधर्व हरित की जो है उसमें बाल हरड़ को भून के हरित की बाल हरड़ को भून के बनाते हैं ना इसमें। हाँ जी, हाँ जी सर। हरित की तो माता है, यस्य न माता जी। तस्य माता हरित की, माता की तरह रक्षा करती है। लेकिन तो सर वो हरित की का बाल भी हरित गर्भिणी में यूज करते हैं या कौन सा? बाल हिरडा यूज करते हैं। सुरवारी हिरडा महाराष्ट्र में मिलता है, उसका प्रयोग करते हैं। बाल हिरडा ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन हरितकी का भाव प्रकाश निघंटु में श्लोक देखिए, उसमें लिखा है कि जी। गर्भिणी को नहीं देना चाहिए, उससे ज्यादा होने की डर रहता है, प्री अच्छा अच्छा मैच्योर जी। बेबी हो सकता है। तो हम जी। एरन तेल के साथ देते हैं तो कंट्रोल मेथड में थोड़ा मात्रा में दे सकते हैं गंधर्व हरितकी। थैंक यू हरितकी को डायरेक्ट नहीं देना चाहिए, लेकिन गंधर्व हरितकी देने के लिए बोला है कम मात्रा में। जी। बाल हरितकी को, आपका प्रश्न ये है ना, तो बाल हरितकी को दे सकते हैं। सुरवारी हिरडा जो रहता है ये अलग टाइप का आता है हिरडा, हरित की, वो आंखों के लिए बहुत अच्छा रहता है। जी। आदरणीय गंगवार सर, प्रीति मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? मुनमुन जी, वीना मैडम, हरिहर सर, आप लोग बस इनफर्टिलिटी के हेलो केसेस आए सर। तो प्रज्ञा मैडम से पूछा करिए। हाँ, जागीर सिंह जी बोलिए। सर प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर सर। हर एक्सपीरियंस सर ये रहता है कि जब भी मैं वार्षिक प्रति बड़े पेशेंट को देता हूँ तो उनको सर हमेशा ही ना वो कहते हैं कि मुझे ज्यादा कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो गई। तो उसमें उस केस में हम क्या करें? रुखसत लेना हो जलन और जाता है। कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो गई तो आपने ज्यादा टाइम तक दिया तो पेशेंट को आदत पड़ गई है, तो ज्यादा टाइम नहीं देना है। और शुंठी नहीं अगर सर, ज्यादा देंगे तो जलन होगी। नहीं सर, हरित की ही सर, अगर हरित की हम वार्षिक प्रति वाले पेशेंट को दे रहा हूँ मैं, जिसमें मुझे लगता है कि बात प्रकृति है पेशेंट की, तो वहाँ तो मुझको मोशन आती ही नहीं मतलब हर बार ऐसा हुआ मेरे साथ रिचकी सर कि वो क्या है, पेशेंट मोशन। रुक्ष है ना, रुक्ष बहुत ज्यादा है। अगर वहां पे क्रूर कोष्ठी है तो उसको होगा ही नहीं। इसलिए तो तो सर उस स्नेह कंडीशन में युक्त हम गंधर्व रिचकी देते हैं। एरंडवृष्ट हरितकी दीजिए ना, हाँ। सिर्फ हरितकी से वात प्रकोप होता है। हाँ, और वहां पे एरंड वृष्ट हरित की भी ज्यादा दिन नहीं देना है, थोड़े दिन नहीं। देके बंद करना है। हाँ हाँ। फिर वहां पे ठीक। हम चिकित्सा हेलो अलग मैम। करते हैं। हम लोग पित्त शामक चिकित्सा देंगे, हाँ जी। घृतपान कराएंगे, दीपन पाचन करके घृतपान कराएंगे या बस्ती देंगे, अनुवासन मात्रा बस्ती देंगे, फिर कराएंगे।
किसी को तो युक्ति हेलो। बोला जाता है ना। हाँ जी बोलिए। नमस्कार सर। हाँ सर, बोला सर। एरेंट्स ने एरेंट्स ने को यदि उबाल दिया ना तो उसमें की कार्यकारी जो का रिएजेंट है वो कम नहीं होते? सर अगर आप भैषज कल्पना देखेंगे तो तिल तेल की मूर्छना बताइए, उसी तरह से सरसों का तेल का, कटु तेल का मूर्छना बताइए, एरंड तेल का भी मूर्छना बताइए। क्यों मूर्छना बताइए? कोई अच्छा। मेडिसिन सिद्ध करके बनाया जाता है तो उसका आम गंधित आम जो है वो पच जाता है, उसका प्रयोग करना सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन आज के जमाने में कोई ये नहीं करता है। और अगर हम एरंड तेल को उबालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तिल तेल को भी तो उबालते हैं, फिर सरसों का तेल भी उबालते हैं, उबाल के पकोड़े बनाते हैं, नॉर्थ इंडिया में लोग खाते हैं एरंड तेल का, तिल तेल का भी। तो इसको भी उसका उबाला तो आम थिकनेस दोषी नहीं। हाँ उसका थिकनेस बिल्कुल कम हो जाता है, पीने को सुलभ होता है उबालने के हाँ बाद। हाँ, आम दोष घट्टपणा कमी असतो तो ऍब्सॉर्ब व्हायला पण सोपं जातं असं हाँ वाटतं मला. हम्म. आता बराबर। मिळणार एरंड आहे ते आता ह्याच्यामध्ये मिळते ना? हम्म. सुंठ्या आणि गिलोय मूर्छितच मिळते ना? गोडूची आणि सुंठी मूर्छित असंच मिळते हे एरंड. फक्त आयुर्वेदिक वैद्यांकडे मिळते, मार्केटमध्ये नाहीये, ते कच्च्याच देतात. हा, कच्चच असतं ते तेल. अच्छा अच्छा. उसका साइड इफेक्ट भी होता है, जो कच्चा होता है वो आम दोष उत्पन्न करने का चांसेस रहता है, इसलिए हम दीपन पाचन द्रव्य के साथ देते हैं इसको। कच्चा तेल दीपन पाचन नहीं करेगा कभी भी। बराबर है ना? अगर ऑथेंटिक प्रैक्टिस करना है तो इसको तेल को मूर्छित करके फिर प्रयोग करें तो ज्यादा फायदा होता है। जी, और कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। और इस प्रकार मैं प्रयोग करती हूँ सर कि आँख को कुछ कुछ पेशेंट के आँख को कफ का ज्यादा हर एक को होता है, मगर वो चिपक जाता है उस उनका आँख तो ऐसा चिकट स्त्राव, पिच्छिल स्त्राव आता है। तब हाँ मैं वहां पे एरंड स्नेह का जैसा काजल लगाते हैं उंगली से, उसी प्रकार हाँ एरंड तेल लगाया तो वो भी कम हो जाता है। हाँ, चरक सूत्रकाम तस्याशीति अध्याय है, उसमें जब हाँ बताए चक्षुष तेजोमयम तत्व विशेषा श्लेष्मतो भयम, हाँ चक्षु तेजोमय है, उसको विशेष रूप से श्लेष्मा से भय रहता है, तो वहां पे इसका प्रयोग करने के लिए। और अंजन भी बोला है, तो हम इसका काजल लगा सकते हैं या डायरेक्ट तेल को लगा सकते हैं, श्लेष्मा को निकालता है ये। और मुस्लिम लोगों को आप देखेंगे वो सुरमा लगाते हैं, आंखें स्वच्छ हो जाती है, पूरा कफ निकल जाता है पिघल के। सर कहीं आपने ऐसा कुछ रेफरेंस पढ़ा है क्या कि हाइपरप्लास्टिक एंडोमेट्रियोसिस में या एंडोमेट्रियम में अगर एरंड मूर्छित तेल का उत्तरवस्ती किया जाए तो उसका रिजल्ट आएगा क्या? आएगा। बट इज इट रियली सेफ टू डू एरंड तेल का मूर्छित हाँ, तेल का आपका अगर उत्तरवस्ती? इसको ऑटोक्लेव करके अगर आपने दिया है, सब हाँ प्रिकॉशन लिया है ऑटोक्लेव करके, तो फिर हाँ, देने असेप्टिक में क्या है। प्रिकॉशंस अगर सारे लिए हैं मैंने, उसको प्रॉपर स्टराइल किया हाँ है और उसका अगर मैंने उत्तरवस्ती, हाँ, मैंने क्योंकि कुछ रेफरेंस पढ़े नहीं है इस बारे में इसीलिए मैं पूछ रही नहीं हूँ। मैंने तो वो एक कुलकर्णी मैडम है ना, जो हाँ पुणे में प्रैक्टिस करती है, उन्होंने बहुत सारे इनफर्टिलिटी पे काम किया है, तो हाँ। उनके उनका लेक्चर आयुष दर्पण पे हुआ था, ओके। उन्होंने हर तेल का प्रयोग किया है उत्तर बस्ती में, एरंड तेल का भी प्रयोग किया है। मैंने भी ऑलमोस्ट स्टॉप किया है सारे तेल का, बस मैंने एरंड तेल का नहीं किया है अभी तक, इसीलिए क्योंकि मुझे ना कहाँ पे कहीं पे भी वो रेफरेंस मिला नहीं है, मैंने बहुत ढूंढा बट मुझे अभी फिलहाल वो ये नहीं आ रहा है कि एरंड जब तेल ये का बोल उत्तर। रहे हैं कि ये गर्भाशय का शोधन कर रहा है, हाँ पूरा हाँ। योनि व्यापक में प्रयोग है, तो तो यही रेफरेंस है ना सबसे मेन। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं ना कि जिनका बहुत थिक एंडोमेट्रियम 12 mm 14 mm तक चला जाता है और बहुत रिपीटेशन ऑफ इस्ट्रोजन सप्लाई पे जो पेशेंट्स होते हैं ना उनको हाइपरप्लास्टिक एंडोमेट्रियम हो ही जाता है। तो उन पेशेंट में अगर तो एरंटेल का उत्तर बस्ती लिया, क्षार कासी शादी का तो लेते ही है हम, उससे तो आता ही है रिजल्ट। बट हाँ, लेकिन जब अति प्रवृत्ति संगोवा स्थिराणाम हम्म ग्रंथियोपिवा ये मार्गणम चेति स्त्रोतसाम दृष्टि लक्षणम है, और ये स्त्रोतस को शोधन भी कर रहा है, वो आर्तवत स्त्रोतस को शुद्ध भी कर रहा है, और हम्म शोधन बोला है, गर्भाशय शोधक है, तो देना ही चाहिए और रिजल्ट भी आता है। देना मैंने और एक चाहिए। बार आप अगर ऐसा करके एक पेपर प्रेजेंट करेंगे तो आपका एक अलग हो जाएगा कि आपने एरंड तेल का दिया, मूर्छित तेल का,
तो आपका एक अलग मतलब वो टेक्निक हो जाएगा जो किसी ने नहीं किया। हाँ, आप नहीं करिए। किया है किसी ने, वही इसीलिए मैं सोच रही थी कि इसको अगर हम करें तो कर सकते हैं, बट उसका आप पहले हमारे पास ही उसका कुछ एविडेंस होना चाहिए कि वो आप भी किया हो। एविडेंस बनाइए ना। उसका रेफरेंस जो है गर्भाशय शोधक है, वृश्य है, और क्योंकि मेरा योनि अभी जागरण। अभी जो ये है ना लेटेस्ट वाला वो पेपर मेरा IJIM में हो रहा है, जैन में पब्लिश, वो जो ये इसका जो स्कोर का जो चेंजेस आए हैं ना सिर्फ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से प्री ट्रांसफर के, तो उसमें बहुत अच्छा चेंज मिला है हमें। यूट्राइन आर्टरी का सिस्टोल जो था वो 0 स्कोर था, वो 3 हो गया आउट ऑफ 3। और यूट्राइन आर्टरी डायस्टोल का जो स्कोर है वो, एंडोमेट्रियल मस्कुलैरिटी बहुत अच्छे से इंप्रूव हुई है पेशेंट की। तो ये मैंने पेपर पब्लिश करने के लिए प्रोसीड किया है। तो अभी ये एरंड तेल का जो उत्तर बस्ती है ना उसका मैं करके देखती हूँ, अगर उसमें बहुत अच्छे अगर चेंजेस आते हैं एविडेंसेस में, रिपोर्ट्स में, तो डेफिनेटली आई विल थिंक ऑन दैट। और आप एक काम करिए मैम, आप अभी एमडी में शायद आपका एडमिशन हो रहा है, तो आप हम्म। यही रिसर्च करिए ना, क्लिनिकल ट्रायल। हाँ, इसका ही एरंड करिए। एरंड मुर्शिद तेल का उत्तर हाँ बस्ती ना। हम्म। हाँ, और मैं आपको रेफरेंस भी निकाल के दूंगा ग्रंथों में, बंगसेन वगैरह का। और इस हम्म। पे ही आप थीसिस लिखिए, और इसी पे हम्म। एक बुक लिखिए, और इंग्लिश में लिखिए, और पूरी दुनिया में आप प्रसार प्रचार करिए। हम्म। करके यही आप करिए। देखूंगी। हाँ, ऐसा किसी ने नहीं किया, वही रिसर्च करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। सर मैंने एक बार मात्रा बस्ती दिया था, मगर उस पेशेंट का बहुत पेट दुख के बहुत पेट पेन हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, और थोड़ी थोड़ी देर उसको थोड़ा थोड़ा मल प्रवृत्ति होती रही। नहीं, मैंने तो यूज किया है, शुंठी डाल के इसका मात्रा बत्ती बहुत बार यूज किया मैंने मैंने। शुंठी नहीं डाली थी ऐसा ही हाँ एरंड स्नेह का 40 हाँ, 50 मिली का इसका तेल ना मात्रा बस्ती। इरिटेशन करता है, और हाँ फॉलिकी पेन बढ़ा दे। मैंने तो हाँ बहुत बार दिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एमेनोरिया के पेशेंट में मैंने किया है, तो उनका मेंसेस अच्छे से खुल के आने लगा, क्योंकि गर्भाशय की शुद्धि कर रहा है। वहां पे जो भी मैम बोल रही है, जैसे एंडोमेट्रियम थिकनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हाइपरप्लाजिया हो गया है, वो सब तो क्लीन कर ही देगा ना ये। हाँ। हाँ प्रज्ञा जी, मैं आपको पर्सनल फोन कर सकती हूँ क्या? हाँ मैम, कभी भी करो आप मुझे। मेरा मेरा जो नंबर है उस पे आप मुझे डे टाइम में 2 बजे के बाद, मोस्टली मैं क्लिनिक के बाद फ्री हो जाती हूँ, तो ओके। आप कर सकते हो, मुझे कल भी कर सकते हो फोन। चल। और आप लोगों को प्रज्ञा मैम का जो नॉलेज है, इतने वास्ट पेशेंट, इतने ज्यादा पेशेंट देखे हैं वर्ल्ड वाइड, वो सबका अनुभव मैम से मिलने को मिला। एक इंस्टीट्यूट है ये, मतलब इतना प्रैक्टिस अच्छा है इनका, रिजल्ट ओरिएंटेड, ऐसे कथावाचक की तरह नहीं, इनके नहीं, पास एविडेंस एविडेंस बेस्ड है। एविडेंस, हाँ एविडेंस बेस करती हूँ मैं पूरा, हाँ, इसीलिए वो। अभी दुबई के लोगों का खान पान कुछ अलग तरह का है, इंडोनेशिया के अलग है, मुंबई का कुछ अलग है, पुणे का अलग है, नासिक का अलग है। तो ये मैम के पास अलग अलग हेतु, और अलग अलग व्याधि, और अलग अलग चिकित्सा, इन सब का है, मुझे मालूम है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इनका जो भी अनुभव है, आप लोग को सीखना ही चाहिए। और इनके क्लिनिक में भी जाके अगर आपको कुछ पूछना है, समझना है, मैम का कुछ, अगर आपका कोर्स है प्रज्ञा मैम, तो आप बता सकती हैं, उत्तर बस्ती वगैरह कुछ उत्तर ऐसे बस्ती के सिखाती हैं। वर्कशॉप्स हाँ हम लेते हैं, और वो भी प्रैक्टिकल बेस, मीन्स हिस्ट्रोस्कोपी और डायग्नोस्टिक अगर होती है तो उसमें हम प्रॉपर एनाटॉमिकल सब दिखाते हैं कि कैसा है पोजीशन यूटरस का, ओवेरियन अटैचमेंट कैसा है। उत्तर बस्ती करते तो कैन्युला हम इंसर्ट करते, तो इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस के अंदर का जो डिस्टेंस है, आपका जब कैन्युला एंटर होता है तो इंटरनल ऑस वो क्रॉस किया है या नहीं किया है। बहुत सारे वैद्य एक्सटर्नल ऑस के बाद ही द्रव्य छोड़ देते हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है। अभी तक बहुत सारे इस पे डिस्प्यूट्स है, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स है कि यूटेराइन कैविटी में हम उत्तर बस्ती जो करते हैं वो मेडिसिन एब्जॉर्ब होता नहीं है, तो वो वस्कुलर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और काम कैसे करता है, इन सब चीजों पे हम वर्कशॉप्स लेते हैं पुणे में। तो कब आप लोग लेती है जरूर मैम ये? ज्वाइन करिए सीखने। मुनमुन जी आप कर लीजिए। आप जब भी मैम से बात करिए, आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा, आपके जी सर, इसलिए क्लासमेट को भी पूछा, बोलिए। कब कब करती हैं ये? मतलब उसका क्या ड्यूरेशन रहता है नहीं, सर, आप क्या? इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्टूडेंट वाइज है। क्या है, लास्ट टाइम हमने ग्रुप किया था बट बहुत सारे लोगों का जो ट्रैवलिंग था उसमें बहुत इश्यूज हो गए थे, और जो लेक्चर्स रखे थे हमने उसमें भी टाइमिंग के इश्यूज हो गए थे। तो व्हाट वी आर डूइंग नाउ कि जिन भी बच्चों को, जिन भी स्टूडेंट को सीखना है ना, उन्होंने मुझे 1 मंथ प्रायर बता देना है, फिर उनका यहाँ अकोमोडेशन 3 days to 4 days का, अभी 3 से 4 दिन जब भी हम प्लान करते हैं ना, उसमें अगर हमें ओटी में कोई केस है
जैसे डायग्नोस्टिक स्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी है, तो उसी के अंदर सबसे पहले तो एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल जो थियरी है, थियरी एंड प्रैक्टिकल दोनों, हैंड्स ऑन जो होता है, हैंड्स ऑन के लिए उत्तर बस्ती के पेशेंट्स अगर उसी मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर कोई है तो डेफिनेटली हम उस स्टूडेंट को हैंड्स ऑन देते हैं कि नहीं आप ही करके देखो। अदरवाइज अगर मैनिक्विन हमें मिल गया तो हम मैनिक्विन पे दे देते हैं, बट उसके प्रायर टू हमें पता होना चाहिए। इंडिविजुअल पेशेंट स्टूडेंट बेस ही मैं लेती हूँ वर्कशॉप, ये मेरे क्लिनिक में भी लेती हूँ एंड मैं जो 2 हॉस्पिटल्स में अटैच हूँ वहां पे भी हम लेते हैं। जी मैम, इस सब का कितना शुल्क रहता है, क्या रहता है उसका आप मुझे प्रोसेस? पर्सनल पे, हाँ आप मुझे पर्सनल पे मुझे अपडेट पिंग करो, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगी। जी कहाँ और न प्रैक्टिस करती हो आप? पुणे में? पुणे में, सिर्फ पुणे में। कुठे? कहाँ? माझं क्लिनिक बालेवाडीला आहे आणि मी एलाइट हॉस्पिटलला आणि मातृछाया हॉस्पिटलला अटॅच आहे. सो आम्ही दोघीकडे घेतो. मोस्ट प्रोबेबली मातृछाया हॉस्पिटललाच आम्ही सगळे प्रॅक्टिकल, हिस्ट्रोस्कोपिक, पूर्ण स्क्रीनवर दाखवणे, हे सगळं आम्ही तिथेच करतो हॉस्पिटलला. ओके हं. ओके ओके आणि दोन्ही पॉइंट ऑफ व्ह्यूने लेक्चर्स होता, म्हणजे मॉडर्न सायन्सच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने पण आणि आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्ह्यूने पण. ओके. मैम, जरूर सीखूंगा मैम। वैसे मैं और अक्टूबर में पुणे आप आने लोग वाला हूँ। प्रज्ञा मैम से देखेंगे ना तो इतनी ब्यूटीफुल, इतनी स्मार्ट, इतना मतलब इंटेलिजेंट है। आप लोग को जो भी प्रश्न है वो सब मैम आंसर अच्छे से देंगी, सेटिस्फैक्टरली। तो आपको इनके पास तो सीखना ही चाहिए, जिसमें जो गुण है वो होना चाहिए, मतलब सीखना चाहिए। इनको गुरु मानिए और आप सीखिए। नहीं सर, गुरु गुरु नहीं सर, आप ही मेरे गुरु हो, मुझे कहाँ गुरु, मैं आप ही से बहुत सीखी हूँ। और ये जब जो भी सब मोटिवेशन मिला है वो सर के लेक्चर से, मेरे बीच बीच में होते नहीं है, बहुत गैप हो जाता है क्योंकि पेशेंट के टाइमिंग्स और वो मैच नहीं होते, बट गुरु नहीं सर, मैं आप सभी के जैसे, मैं भी अभी भी सीख ही रही हूँ, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी समझ में नहीं आती है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं कि सब कुछ कर चुके होते हैं बट फिर भी क्यों नहीं आ रहा है रिजल्ट, वो ब्रेक करना उसको पॉसिबल ही नहीं होता है। तो अभी भी मैं स्टूडेंट ही हूँ, ऐसे ही समझती हूँ। ठीक है, लेकिन हमारे जो लोग उत्तर बस्ती नहीं करते हैं वो सारा चीज नहीं है, वो तो आपसे ही सीख सकते हैं ना। हाँ नहीं, उत्तर बस्ती तो पक्का सीखिए, क्योंकि मैं खुद ही बहुत ढूंढ ढूंढ के यहाँ वहां जा जाके मैंने प्रैक्टिकल कर करके मैं खुद सीखी, और उस पे फिर मैंने ये सब चीजें अंदर इन्वॉल्व किया कि सिर्फ उत्तर बस्ती करना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सब समझना बहुत जरूरी है कि बहुत सारे पेशेंट के यूट्रस के एनाटॉमिकल पोजीशन ऐसे होते हैं कि आपका कैन्युला जा ही नहीं सकता। जब हम डायलिटेशन करते तो डायलिटेशन में क्यों बहुत सारे डॉक्टर्स से रप्चर हो जाता है, यूटेराइन पंक्चर हो जाता है, क्योंकि वो आपको उसका प्रॉपर वे पता होना चाहिए कि मेरा कैन्युला कहाँ पहुंच रहा है, और वो एक बार बार करने के बाद फील आ जाता है कि यहाँ पे आ गया, अभी आगे गया, फिर फंडस के यहाँ जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये आपको प्रैक्टिस से ही पता चल जाता है। जी, वीना मैडम आप तो पुणे आती रहती हैं, आप मैम से जरूर सीखिए मैम, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। हाँ और आप कभी भी उनके आओ पास मैम, पुणे में कभी भी आओगे ना, अगर आप आओगे तब, अगर मेरे क्लिनिक में, हॉस्पिटल में कहीं पे भी चल रहा होगा ना, आप आओ, मैं आपको इनिशियली तो जो भी आपको देखना है वो आके आप ऐसे भी डायरेक्टली देख सकते हो। उनके नजदीक ही है ना यस यस, उनके पास ही है। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो मैं अभी हाँ सेशन बंद करता हूँ। प्रज्ञा मैम आप केस प्रेजेंट करिए और मुनमुन जी आप केस पूछिए। रात के 9 बजे हमारा क्लिनिकल संभाषण में आप लोग हाँ आइए। सर, हाँ सर। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोग थैंक यू को। सर, थैंक यू सर। हाँ, अब हम मिलते हैं, थैंक यू, प्रणाम।